हेलो स्टूडेंट्स। मानव में युग्मक जनन चैप्टर में इस लेक्चर से पहले हमने शुक्राणु जनन की क्रिया के बारे में पढ़ा था कि शुक्राणु जनन की क्रिया मनुष्य में किस प्रकार से संपन्न होती है। आज के लेक्चर में हमें मानव शुक्राणु की संरचना का अध्ययन करना है कि मनुष्य के अंदर जो शुक्राणु पाया जाता है उसकी स्ट्रक्चर या संरचना किस प्रकार की पाई जाती है। तो शुक्राणु की संरचना में सबसे पहले शुक्राणु की संरचना को हम तीन प्रमुख भागों के अंदर बांट सकते हैं। इसका पहला भाग शीर्ष कहलाता है, दूसरा भाग मध्य भाग कहलाता है और तीसरे भाग को पुच्छ या पूंछ कहा जाता है। पुच्छ या पूंछ के नाम से इसके तीसरे भाग को जाना जाता है। अब इसमें पहला जो भाग है शीर्ष भाग का निर्माण केंद्रक और एक्रोसोम से होता है। पहले इसको समझाने से पहले मैं स्ट्रक्चर समझा दूं आपको शुक्राणु की थोड़ी सी। सबसे पहला भाग ये शीर्ष भाग है। अब शीर्ष भाग में एक एक्रोसोम पाया जा रहा है, एक केंद्रक पाया जा रहा है और केंद्रक के अंदर डीएनए मिलता है, थोड़ी मात्रा में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है और एक्रोसोम और केंद्रक को ढके हुए एक झिल्ली पाई जाती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो ये सभी भाग शीर्ष भाग में मिलेंगे। सेकंड भाग है मध्य भाग। मध्य भाग और शीर्ष भाग इन दोनों को जोड़ने का कार्य ग्रीवा करती है, यानी ग्रीवा के द्वारा शीर्ष भाग को और मध्य भाग को जोड़कर रखा जाता है। मध्य भाग के अंदर समीपस्थ तारक केंद्र मिलेगा, दूरस्थ तारक केंद्र मिलेगा, अक्षीय तंतु मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। बहुत अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया इसमें उपस्थित होते हैं। तीसरा शुक्राणु की संरचना का भाग पुच्छ भाग होता है। पूंछ वाला हिस्सा है जिसका अगला सिरा थोड़ा चौड़ा होता है और पिछला सिरा पूंछ का नुकीला पाया जाता है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है मानव शुक्राणु की या ह्यूमन स्पर्म की। अब इसमें शीर्ष भाग केंद्रक और एक्रोसोम से बनी हुई संरचना है। ये हमको जो दिखाई दे रहा है केंद्रक है, ये ऊपर वाला भाग एक्रोसोम है और इसके अंदर प्रोटेमिन प्रोटीन उपस्थित होता है। यानी ह्यूमन स्पर्म के अंदर शीर्ष भाग में प्रोटेमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और ये प्रोटेमिन नामक जो प्रोटीन है यह आनुवांशिक कार्यों में सहायक होता है। प्रोटेमिन जो प्रोटीन है आनुवांशिक कार्यों में सहायक होगा। सेकंड एक्रोसोम वाला जो भाग है, इस भाग में पहले तो इसकी स्थिति है केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच एक्रोसोम भाग पाया जाता है। यानी शुक्राणु का केंद्रक ये जो हमें दिखाई दे रहा है और प्लाज्मा झिल्ली इसके बीच में एक्रोसोम उपस्थित होगा। इसके शीर्ष पर एंटी फर्टिलाइजिन उपस्थित होते हैं। यानी ऊपर की यदि हम स्पर्म की बात करें तो यहाँ पर एंटी फर्टिलाइजिन पाए जाएंगे। बिल्कुल शीर्ष भाग पर यहाँ पर एंटी फर्टिलाइजिन उपस्थित होंगे। अब एंटी फर्टिलाइजिन क्या होते हैं? एक विशेष जाति के शुक्राणु में एंटी फर्टिलाइजिन मिलते हैं जबकि उसी जाति के अंडाणु में फर्टिलाइजिन मिलते हैं और इन एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन की आपस की क्रिया के कारण ही एक ही जाति के जीव का शुक्राणु उसी जाति की मादा के अंडाणु को निषेचित कर पाता है। यानी एंटी फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन एक दूसरे के स्पेसिफिक होते हैं। अपनी जाति के अंडाणु को पहचानने में ये एंटी फर्टिलाइजिन सहायता करते हैं। तो एंटी फर्टिलाइजिन अपनी जाति के अंडाणु को पहचानने में सहायता करेंगे क्योंकि उस जाति का जो अंडाणु है उस पर फर्टिलाइजिन पाए जाते हैं और हर जाति के अंदर विशेष प्रकार के फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन होंगे। तो एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन की उपस्थिति के कारण ही एक जाति के नर का शुक्राणु उसी जाति की मादा के अंडाणु को निषेचित कर पाता है। दूसरी जाति की मादा के अंडाणु को ये शुक्राणु निषेचित नहीं कर पाते हैं। तो यह जाति विशिष्टता के लिए आवश्यक होते हैं। अंदर की तरफ इनमें शीर्ष भाग में या एक्रोसोम वाले भाग में स्पर्म लाइसिन पाए जाते हैं। इस वाले भाग के अंदर की तरफ यहाँ पर स्पर्म लाइसिन भरे हुए होंगे। स्पर्म लाइसिन कुछ एंजाइमों का समूह होता है, जैसे स्पर्म लाइसिन के अंदर हाइड्रोनिडेज एंजाइम और कैटेकिन उपस्थित होते हैं। यानी ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ एक्रोसोम के इस जगह पर
स्पर्म लाइसिन एंजाइम मिलेंगे जिनमें प्रमुख है हाइड्रोयूरोनिडेज और कैटेफिन। ये हाइड्रोयूरोनिडेज और कैटेफिन या स्पर्म लाइसिन एंजाइम अंडाणु की झिल्ली को तोड़ने का कार्य करते हैं या निषेचन क्रिया के समय शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश में सहायता करते हैं। तो ये फर्स्ट भाग है जिसे हम शीर्ष भाग के नाम से जानते हैं। केंद्रक एक्रोसोम से बना हुआ है। केंद्रक और एक्रोसोम के चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली का आवरण है। केंद्रक में डीएनए पाया जा रहा है। एक्रोसोम के अंदर एंटी फर्टिलाइजिन, स्पर्म लाइसिन ये एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसके बाद सेकंड भाग होता है शुक्राणु की संरचना का मध्य भाग। जो ये भाग हमें दिखाई दे रहा है इसे हम मध्य भाग कहते हैं। अब मध्य भाग शीर्ष भाग से जिस संरचना के द्वारा जुड़ा हुआ होगा उसे ग्रीवा बोला जाता है। यानी शीर्ष भाग और मध्य भाग को जोड़ने का कार्य ग्रीवा करती है। मध्य भाग के अंदर दो तारक केंद्र पाए जाते हैं, ये हमें दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट तारक केंद्र, समीपस्थ तारक केंद्र, ये सेकंड तारक केंद्र है जिसे दूरस्थ तारक केंद्र कहा जाता है। समीपस्थ तारक केंद्र का कार्य हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। जब निषेचन क्रिया होगी तो ये अंडाणु के अंदर पहुंचकर अंडाणु के द्वितीयक परिपक्वन विभाजन को प्रेरित करता है। इसके अलावा यह समीपस्थ तारक केंद्र निषेचन क्रिया के बाद स्पिंडल या तर्कु तंतुओं के निर्माण में भी सहायता करता है। दूरस्थ तारक केंद्र का कार्य भी हमने पहले पढ़ चुके हैं कि दूरस्थ तारक केंद्र के द्वारा इस शुक्राणु के इस अक्षीय तंतु का या अक्ष का निर्माण किया जाता है। तो दो प्रकार के तारक केंद्र मध्य खंड में मिलेंगे, समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ तारक केंद्र निषेचन क्रिया के समय अंडाणु के अंदर जाकर अंडाणु के द्वितीय परिपक्वन विभाजन को प्रेरित करेगा, तर्कु तंतुओं के निर्माण को प्रेरित करेगा। दूरस्थ तारक केंद्र शुक्राणु के अक्षीय तंतु का निर्माण करता है या शुक्राणु की अक्ष का निर्माण करता है। फिर अक्षीय तंतु जो है, ये जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये अक्षीय तंतु स्ट्रक्चर है। अक्षीय तंतु की संरचना कशाविका के समान होती है। कशाविका में कौन सी संरचना पाई जाती है? 9+2 संरचना, 9+2 अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। इस अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, दो तंतु तो अंदर पाए जाते हैं और 9 बाहर की तरफ पाए जाते हैं। कशाविका की स्ट्रक्चर, कशाविका का निर्माण सूक्ष्म तंतुओं से होता है। तो दो सूक्ष्म तंतु तो अंदर केंद्रीय भाग में पाए जाएंगे, 9 सूक्ष्म तंतु बाहर पाए जाते हैं, पर्दे पर पाए जाते हैं। इस अरेंजमेंट को हम 9+2 व्यवस्था कहते हैं। तो जिस प्रकार कशाविका 9+2 अरेंजमेंट में व्यवस्थित होती है उसी प्रकार अक्षीय तंतु में भी 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। इसमें अंदर की तरफ 2 तंतु माइक्रोफिलामेंट और बाहर की तरफ 9 तंतु मिलते हैं। मध्य खंड में अक्षीय तंतु के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। यानी जो अक्षीय तंतु ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे जो शुक्राणु की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। शुक्राणु जब मूवमेंट करेगा तो उसकी गति के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य इन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। अब स्तनधारियों के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपस में मिलकर फीते के समान स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपस में अरेंज होते हैं और आपस में अरेंज होकर फीते के समान, इस तरह की फीते के समान स्ट्रक्चर का निर्माण इनके द्वारा कर लिया जाता है। स्तनधारियों के अंदर इस प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाएगा, एक तरह से फीते की तरह की स्ट्रक्चर इनके द्वारा बनाई जाती है। और जब स्तनधारियों में माइटोकॉन्ड्रिया आपस में मिलकर फीते के समान संरचना बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को निवैन कर्ण के नाम से जाना जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया आपस में जुड़ गए, जुड़ने से एक फीते के लायक की स्ट्रक्चर बनेगी, इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, फीते के समान संरचना बनती है। इस फीते के समान संरचना को निवैन कर्ण कहा जाता है। इसके बाद परिधि की तरह कोशिका द्रव्य की पतली परत का निर्माण होता है। यानी स्तनधारियों के अंदर ये परिधि वाला जो भाग दिख रहा है मध्य खंड का, यहाँ पर एक पतली लेयर या पतली परत का निर्माण होगा। जैसे हम यहाँ पर एक रफली बनाए तो इस तरह से एक पतली लेयर यहाँ पर बनती है। इस तरह की पतली लेयर कोशिका द्रव्य द्वारा परिधीय भाग की तरफ बनाई जाती है और इस परिधीय परत को
मेन चैट कहा जाता है। जो पतली परत का निर्माण किया जा रहा है कोशिका द्रव्य द्वारा परिधीय भाग की ओर, उस परत को मेन चैट के नाम से जाना जाता है। ये जो परत हमें दिखाई दे रही है इसे हम मेन चैट कहते हैं। यानी इसका जो कोशिका द्रव्य मध्य खंड का परिधि की तरफ आता है, परिधि की तरफ आकर एक पतली परत का निर्माण करेगा, उस पतली परत को मेन चैट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पश्च भाग में जो दूरस्थ तारक केंद्र मिल रहा है वह एक तंतु में बलय के समान संरचना बनाता है। यानी जो तारक केंद्र है इसके अंदर तंतु में बलय के समान संरचना बनती है। ये रिंग बनी है, इसके अंदर भी कुछ तंतु या फिलामेंट्स पाए जाएंगे, तो ये तंतु में बलय के समान संरचना बनाएगा। पश्च भाग में तंतु में बलय संरचना जो बनेगी उसे हम बलय तारक काय, दूरस्थ तारक केंद्र भी कह सकते हैं, बलय तारक काय कह सकते हैं, एन्युलस कह सकते हैं, जेन्सन बलय कह सकते हैं। यानी एक बलय बनती है, दूरस्थ तारक केंद्र जो है वही एक बलय का निर्माण करेगा जिसमें तंतु पाए जाएंगे। तो उस तंतुनुमा बलय संरचना को बलय तारक काय बोला जा सकता है, एन्युलस बोला जा सकता है, या फिर इसे ही जेन्सन बलय के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही हम जेन्सन बलय भी कहते हैं। पश्च भाग में ये बलय तारक काय का बलय सेंट्रियोल का निर्माण इसके द्वारा किया जाएगा, तारक केंद्र का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? जो तंतु में संरचना बनी है, बलय तारक केंद्र या तारक काय जो संरचना बनी है, इसके द्वारा इन माइटोकॉन्ड्रिया को पूंछ वाले भाग में जाने से रोका जाता है। यानी एक तरह से यहाँ एक अवरोध का काम करेगा। ये बलय तारक काय जो बना है, एन्युलस जो बना है या जेन्सन बलय जो बनी है, वो यहाँ पर अवरोध का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को मध्य खंड से पूंछ वाले भाग में जाने से रोकने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। फिर तीसरा लास्ट भाग है शुक्राणु की संरचना का पूंछ। सबसे लंबा भाग होता है, जो शुक्राणु की पूरी स्ट्रक्चर है उसमें सबसे लंबा भाग पुच्छ भाग होता है। पूंछ भाग का अगला सिरा थोड़ा मोटा होता है और पिछला इसका पूंछ भाग का सिरा पतला पाया जाता है या नुकीला पाया जाएगा। और पूंछ भाग में कोशिका द्रव्य मिलेगा, अंदर की तरफ इस तरह से कोशिका द्रव्य भरा रहेगा। इसके अलावा इसमें अक्षीय तंतु भी पाया जाता है। प्रमुख दो संरचनाएं इसमें, एक कोशिका द्रव्य इसके अंदर उपस्थित होगा और दूसरा अक्षीय तंतु इसके अंदर उपस्थित होते हैं। इस भाग के निर्माण में भी पूंछ भाग में भी वही 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। यानी पूंछ भाग में भी सूक्ष्म तंतु अनेक तंतु आपस में मिलते हैं जो 9+2 व्यवस्था के अंदर अरेंजमेंट होंगे, व्यवस्थित होंगे और इनके द्वारा पूंछ भाग का निर्माण किया जाता है। तो ये शुक्राणु की एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। मनुष्य के अंदर शुक्राणु किस प्रकार का पाया जाता है, एक बार फिर से इसको ब्रीफली हम रिवाइज करें। 3 भागों के अंदर बटा हुआ है, शीर्ष भाग, मध्य भाग और पुच्छ भाग। शीर्ष वाले भाग में केंद्रक एक्रोसोम है, उसके चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली का आवरण है, प्रोटेमिन प्रोटीन उपस्थित है। केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जा रहा है जो आनुवांशिक पदार्थ का काम करेगा, थोड़ी मात्रा में केंद्रक द्रव्य मिलेगा। एक्रोसोम पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में एक्रोसोम मिलेगा जिसमें ऊपर की तरफ एंटी फर्टिलाइजिन उपस्थित होंगे, अंदर की तरफ स्पर्म लाइसिन एंजाइम उपस्थित होंगे। स्पर्म लाइसिन हाइड्रोयूरिनोडेज होता है और कैटेकिन होता है जो अंडाणु की झिल्ली को भेदने में सहायक होता है। मध्य खंड वाला भाग शीर्ष से ग्रीवा द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। 2 तारक केंद्र, समीपस्थ और दूरस्थ दिखाई दे रहे हैं हमको। समीपस्थ, दूसरा है दूरस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ निषेचन क्रिया के बाद तर्कु तंतु का निर्माण करेगा, अंडाणु के द्वितीयक परिपक्वन विभाजन को प्रेरित करता है। दूरस्थ तारक केंद्र शुक्राणु की एक्सिस या इस अक्ष का या अक्षीय तंतु के निर्माण में सहायक होता है। अक्षीय तंतु की बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर यदि हम बात करें तो 9+2 अरेंजमेंट मिलते हैं। 2 तंतु इसमें अंदर की तरफ, 2 सूक्ष्म तंतु अंदर की तरफ, 9 सूक्ष्म तंतु बाहर की तरफ, यानी इसकी संरचना कशाभिका के समान होती है। अक्षीय तंतु के चारों ओर ये माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होंगे। स्तनधारियों में माइटोकॉन्ड्रिया आपस में मिलकर एक फीते के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे निबेन कर्ण कहते हैं। नेक्स्ट, मध्य खंड का जो कोशिका द्रव्य है वो बाहर की तरफ एक पतली सी परत बना देता है, उसे हम मेन चैट कहते हैं। इसके अलावा
पश्च भाग में जो दूरस्थ तारक केंद्र उपस्थित है उसमें कुछ तंतुओं के जुड़ने से वलय तारक केंद्र का, वलय तारक काय का या एन्युलस का या जेन्सन वलय का निर्माण होता है और यह जेन्सन वलय माइटोकॉन्ड्रिया को पूंछ भाग में आने से रोकने का कार्य करती है। लास्ट पार्ट पूंछ वाला भाग होता है, सबसे लंबा भाग है शुक्राणु की संरचना का, अक्षीय तंतु इसके अंदर पाया जाएगा और कोशिका द्रव्य इसके अंदर उपस्थित होता है। और पूंछ वाले भाग की संरचना में भी 9+2 व्यवस्था होती है, यानी पूंछ वाले भाग में जो तंतु है, सूक्ष्म तंतु है, 9+2 व्यवस्था में आपस में जुड़ते हैं और आपस में जुड़कर पूंछ का निर्माण करते हैं। तो ये हमारी एक शुक्राणु की, मानव शुक्राणु की संरचना के बारे में था कि किस प्रकार से मानव के अंदर शुक्राणु की संरचना उपस्थित होती है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं। तो शुक्राणु की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि इसके अंदर आरएनए नहीं पाया जाता है, केंद्रिका नहीं पाई जाएगी, अंतःप्रद्रव्य जालिका इसके अंदर नहीं पाई जाती है, संचित भोजन का इसके अंदर अभाव होता है। अब शुक्राणु जनन जब कंप्लीट हो जाता है तो नर के अंदर वृषण है, वृषण के अंदर हम सभी को पता है शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। ये शुक्रजनक नलिकाएं इन शुक्राणुओं को अधिवृषण में स्थानांतरित करती है। अधिवृषण से ये शुक्राणु शुक्रवाहिनी में आते हैं और शुक्रवाहिनी से ये शुक्राणु शुक्राशय के अंदर प्रवेश करते हैं। शुक्राशय एक ऐसी संरचना है जहां पर एक सहायक ग्रंथि है जिसके अंदर इनको स्थानांतरित किया जाएगा। अब इसके बाद शुक्राणु प्रोस्टेट ग्रंथि के स्त्राव, काउपर ग्रंथि के स्त्राव और शुक्राशय के स्त्राव, ये सभी आपस में मिलकर वीर्य या सीमेन का निर्माण करते हैं और ये सभी स्त्राव प्रोस्टेट के, काउपर के, शुक्राशय के शुक्राणुओं की गतिशीलता और परिपक्वन के लिए आवश्यक होते हैं। शुक्राणुओं को ये गतिशील बनाते हैं, उन्हें परिपक्व करने में उनके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अब एक बार में मानव में नर के द्वारा लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणुओं को त्यागा जाता है। यानी एक बार में मनुष्य में नर 200 से 300 मिलियन, 200 से 300 लाख शुक्राणुओं को त्यागता है। इनमें से 60% शुक्राणु सामान्य होते हैं। यदि हम 300 मिलियन माने तो 60% इसका हो गया 180 मिलियन सामान्य प्रकार के होंगे, जबकि 40% शुक्राणु यानी 120 मिलियन शुक्राणु तीव्र गतिशीलता वाले होते हैं और जनन क्रिया के लिए या निषेचन क्रिया के लिए तीव्रता दर्शाते हैं। तो 60% शुक्राणु इनमें से सामान्य होंगे, 40% शुक्राणु इनमें तीव्र गतिशीलता वाले पाए जाते हैं। और ये पूरी प्रोसेस यानी इनके अंदर इन स्रावों का मिलना, इनके स्रावों के मिलने से सीमेन का मिलना, इस प्रोसेस को वृषण के हार्मोन एंड्रोजन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एंड्रोजन हार्मोन इस प्रक्रिया को, शुक्राणु जनन की क्रिया को, सीमेन के निर्माण की क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है, प्रेरित करने का इसके द्वारा काम किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी स्पर्म या शुक्राणु की संरचना कंप्लीट होती है। उसके अलावा किस तरह से कहाँ पर पहुंचेंगे उसके बारे में हमें पता चलता है। जैसे नर के वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में ये बने, शुक्रजनक नलिकाओं में से वृषण में आएंगे, वृषण से एक इसके अंदर जाते हैं अधिवृषण, अधिवृषण से शुक्रवाहिनी में जाते हैं, शुक्रवाहिनी से शुक्राशय में जाते हैं। इसके बाद इनमें शुक्राणु में प्रोस्टेट ग्रंथि के स्त्राव, काउपर ग्रंथि के स्त्राव और शुक्राशय के स्त्राव मिलते हैं। सभी स्त्राव मिलकर सीमेन या वीर्य का निर्माण करते हैं, जो शुक्राणुओं की गतिशीलता या परिपक्वनशीलता के लिए आवश्यक होता है। ये सारे स्त्राव शुक्राणु की गतिशीलता या परिपक्वता के लिए आवश्यक है। एक बार में नर 200 से 300 मिलियन शुक्राणु त्यागेगा, जिनमें से 60% सामान्य होते हैं, 40% तीव्र गतिशीलता वाले होते हैं। निषेचन क्रिया के लिए 40% शुक्राणु तीव्रता दिखाते हैं। इसके बाद हम अंडाणु जनन या अंड जनन क्रिया का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अंडाणु जनन या अंड जनन क्रिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।